लेकिन सवाल ये है कि इनकी आइडियोलॉजी, हमारी आज की सरकार की आइडियोलॉजी उन्हीं लोगों से मेल खाती है जो इम्पीरियलिस्ट हैं। क्रिमिनल लॉ एक तरफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दूसरी तरफ जा रहा है। इंग्लैंड में 14 से 24 घंटे रख सकते हैं, हमारे यहाँ 6 महीने रख सकते हैं। 6 घंटा 6 महीना, पढ़े रहिए आप, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश चल रही है साहब, अभी क्या जल्दी है। आप सिर्फ 24 घंटे तक रख सकते हैं किसी को बगैर चार्ज के, इसको बढ़ा के क्यों ना 7 दिन कर दिया जाए। और अगर एक्सट्रीम केसेस में अगर टेरर ऑफेंसेस हैं तो 14 दिन भी कर दे सकते हैं। आज जो हालात हैं देश में जो बने हैं उसके बारे में हम सभी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। और जिस तरह से फ़िलिस्तीन के ऊपर आज तो कह रहे हैं आतंकवादी हमला है, जाहिर है वल्नरेबल को हमेशा बुरा ही कहा जाता है, चाहे वो एक मज़दूर हो, चाहे वो एक औरत हो जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, चाहे वो हिंदुस्तान में कोई भी तबका हो, चाहे पूरे दुनिया में हो, वल्नरेबल पर हमेशा ही अटैक होता है और उन्हीं को गलत ठहराया जाता है। आज भी वही हो रहा है। 75 साल से इज़राइल हमला कर रहा है पैलेस्टीनियंस पर, उनके घर छीन लिए, जाहिर है प्यार मोहब्बत से तो नहीं लिए हैं, लड़ कर के, बॉम्ब करके, ड्रोन्स भेजकर उनके घर खाली करवाए गए। और आज आप अगर वहाँ की ज्योग्राफी देखें तो जो पैलेस्टाइन है वो सिर्फ कुछ डॉट्स रह गए हैं। उन हालात में अगर किसी का घर छिन गया है और वो वापस जिस ओपन एयर प्रिजन में रह रहा है वहाँ से अगर वो हमला करते हैं और ऑफेंसिव लेते हैं, शिद्दत का जवाब अपने ऑफेंसिव से देते हैं, तो उनको आतंकवादी कहकर पुकारा जा रहा है। ये हमारे ख़्याल से इसकी हमें मज़म्मत करनी चाहिए। वी हैव टू कंडेम दिस एंड इट्स शॉकिंग, इट्स अपॉलिंग दैट अ गवर्नमेंट which was a leader of the non-aligned movement, which is an important member of the non-aligned movement, is talking in this language has also to be condemned. It's a different matter कि अब मियाँ ने कुछ वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कहा है, लेकिन सवाल ये है कि इनकी आइडियोलॉजी, हमारी आज की सरकार की आइडियोलॉजी उन्हीं लोगों से मेल खाती है जो इम्पीरियलिस्ट हैं। यूएस और इज़राइल के साथ इन्होंने अपनी एक्सिस बनाई हुई है और जिस तरह ये देशवासियों के साथ के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, रिप्रेशन कर रहे हैं, उसी तरह से जो दुनिया में इम्पीरियलिज्म जिस तरह से लोगों पर रिप्रेशन, देशों के ऊपर, कमज़ोर देशों के ऊपर रिप्रेशन कर रहा है, उनका साथ दे रहे हैं। आज इम्पीरियलिज्म का ख़तरा हमारी पूरी दुनिया के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आज वो इज़राइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमें डेफिनेटली एक पोजीशन लेने की ज़रूरत है और हमारा सुझाव ये होगा कि इस प्लेटफॉर्म से हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करें कि वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन, वी आर अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वी डिमांड द होमलैंड that was Palestine for Palestinians, and that internationally efforts should be made. Efforts should be made in that direction. We have to move in the direction of ending the conflict, ending blockage of Gaza, attack on the innocent people, that is Palestinians. Yes, strikes are happening both ways, and yes, when innocents are killed, we are sorry for that, whether they are Palestinians or Israelis. But we stand against Zionist apartheid. That is what we have to say. And I don't think I've come here to give a lecture.
but in anguish I'm speaking here, and I hope all of you, and I'm sure all of you will take note of that, और हम लोग ज़रूर इसके ख़िलाफ़ और पैलेस्टीनियंस के लिए एक रेजोल्यूशन पास करके ही यहाँ से जाएंगे। तो ये कि वो ये कह रहे हैं कि तुम हमसे एकदम अलग हो, तुम हमसे एकदम मुख्तलिफ हो, बट आई अंडरस्टैंड यू, beloved from a foreign land, तुम कहीं और से आई हो, 7 समुंदर पार से आई हो, but you can be my best friend. There's nothing common between you and me, and still I understand you, and you can be my friend. And the second emotion that really struck me is this line, Ami अतिथि तुम्हारे द्वारे, हम तुम्हारे द्वार पे अतिथि हैं, मेहमान हैं हम तुम्हारे. And the emotion that goes with it, but also the rights, the claim that you're making, कि हम तुम्हारे मेहमान हैं, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम खातिर करो मेरी. There's a very brilliant scholar by the name of सूरज गोगोई, और वो लिखते हैं हॉस्पिटैलिटी पे, मेहमान अगर कोई आपके यहाँ आए तो आप उसकी कैसे खातिर करिए. But he describes hospitality as a political ethic, as a constitutional ethic. वो हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं उन लोगों के संदर्भ में जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जो बिहार से, यूपी से, बंगाल से दिल्ली आते हैं कमाने, या बॉम्बे जाते हैं, या बैंगलोर जाते हैं, और जिनको आप छोड़ देते हैं कोविड के बाद, कोविड के वक्त, कि अब मेहमानियत ख़त्म हुई, अब अपना देख लो. या हॉस्पिटैलिटी उन लोगों के संदर्भ में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जिस वजह से भी वायलेंस से या इकोनॉमिक रीजन से जिनको अपना घर छोड़ के कहीं और आना पड़ा है एज एन इलीगल माइग्रेंट, और अबाउट रेफ्यूजीज. So I've been very moved by this since morning. I've been listening to this song over and over again. Ami Atithi Tomare Dware. And this sentiment is also very much present in the Constitution. Constitution में दोस्ती का वादा है, बंधुत्वा का वादा है, fraternity का वादा है. The Constitution of India starts with making a reference to fraternity, to bandhutva. So what is happening to that idea of fraternity? I think that there is a big dissonance between the Indian criminal law and the Indian constitutional law. Criminal law एक तरफ जा रहा है, constitutional law दूसरी तरफ जा रहा है. आप fraternity के बारे में सोचिए, बंधुत्वा के बारे में सोचिए, और hate speech के बारे में सोचिए. दोनों एक दूसरे से कैसे मेल खाते हैं? नहीं खाते हैं, इसलिए कि the whole idea of hate speech is that you're being intolerant of a category of people. You are saying to them कि तुमसे हम दोस्ती नहीं करेंगे, तुम दोस्ती के काबिल नहीं हो. But the dissonance is that the problem of hate speech is responded to in criminal law, not in constitutional law. Criminal law hate speech को बिल्कुल दूसरी तरह से देखता है. Criminal law hate speech को देखता है as a law and order problem. It assumes कि दो groups हैं या दो individuals हैं जो कि एक जैसे हैं. They have similar social political power in society. तो अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को गाली देगा तो दूसरा ग्रुप रिएक्ट करेगा. Assumption ये है इसमें कि they are equally powerful, they have similar political social status in society. तभी तो आपको बुरा लगेगा, तभी तो आप झगड़ा करिएगा, और then it will become a law and order problem. So criminal law says that if you do this, we will book you under section 153A or section 295A or section 505, all of which are about public nuisance, all of which are about hurting sentiments. They are not about a constitutional breach of the promise of fraternity, of the promise of bandhutva. If we look at hate speech as a constitutional problem, then we will probably look at it in a very different way. And we will see every instance of hate speech as a constitutional breach,
Since we don't do that, since we look at it as a criminal law problem, we look at hate speech as a mere law and order problem. We look at hate speech as a mere hurting of sentiments problem. It is not that. Hate speech is a problem of discrimination. Hate speech is a problem of trying to push some people outside of democratic spaces. Hate speech is a breach of constitutional law. एक तो ये था, दूसरा ये कि again there is a dissonance between criminal law and constitutional law, and I want to touch upon one other example. हर जगह criminal law में, खास के common law systems में, arrest is not supposed to be the initiation of your investigation. Arrest बिल्कुल आखिर में की जाती है, जब आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके सबूत इकट्ठे करके तैयार हो जाएं कि अक्यूज्ड को लाएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई देखो हम लोगों ने ये सबूत इकट्ठे किए हैं, तुमको क्या कहना है. एंड ओनली देन कैन यू अरेस्ट अ पर्सन, व्हेन यू आर कंप्लीटली रेडी, व्हेन यू आर रेडी टू टेक दैट पर्सन टू कोर्ट फॉर ट्रायल. हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है. हमारे यहाँ अरेस्ट happens right at the beginning of the investigation process. And this is a complete inversion of the concept of criminal justice law everywhere else. हम लोगों के यहाँ ये आदत है, जो दारोगा जी को थी राज के वक्त में और अभी भी है, कि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो दारोगा जी कहते हैं कि पकड़ के लाओ सबको. 10 लोगों को बिठाया, पीटा या नहीं पीटा, रखा 2-3 दिन, और उसमें से कोई तो कबूली देगा या बता देगा कि किसने किया है. So the whole investigation process is colonial. It's oppressive. You know that an offense has happened, but the police will not do any kind of independent investigation. They can do this, and therefore they do this. They order everyone into the police station, into police custody, and they beat them into a confession or into some kind of statement. This is a very colonial concept. And when we talk about decolonization of the criminal laws, when we talk about Indianizing the criminal laws, this is the point where we need to start. We need to think about how our criminal justice investigations are happening. आपको मालूम है और jurisdictions में बगैर चार्ज किए हुए किसी को कितनी देर रख सकते हैं. स्कॉटलैंड में 6 घंटे रख सकते हैं. If you're not able to charge someone within 6 hours, you have to let them go. इंग्लैंड में 14 से 24 घंटे रख सकते हैं. हमारे यहाँ 6 महीने रख सकते हैं. 6 घंटा 6 महीना. पड़े रहिए आप, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तफ्तीश चल रही है साहब, अभी क्या जल्दी है. Do you also realize that in the aftermath of the London bombings, the terrorist bombings, उनके यहाँ भी बहुत डिबेट हुआ था. उनका भी ये था कि भाई टेरर लॉज को और मजबूत करने की ज़रूरत है और पुलिस को और हुकूक देने की ज़रूरत है. यहाँ सिर्फ अक्यूज़्ड के पास राइट्स हैं, पुलिस को हमने ज़्यादा हक़ नहीं दिए हैं. तो डिबेट ये हुआ कि आप सिर्फ 24 घंटे तक रख सकते हैं किसी को बग़ैर चार्ज के, इसको बढ़ा के क्यों ना 7 दिन कर दिया जाए. और अगर एक्सट्रीम केसेस में अगर टेरर ऑफेंसेस हैं तो 14 दिन भी कर दे सकते हैं, मगर उसके लिए किसी हाई कोर्ट जज की इजाज़त की ज़रूरत होगी. तो यही डिबेट था कि 24 घंटों से 7 दिन / 14 दिन कर दिया जाए. वेस्टमिनिस्टर में इस बिल को हराया गया with the majority votes, and they said that this is a travesty of justice. We cannot allow this. This is a travesty. Our criminal justice system is not based on badgering suspects for evidence. It's the police's job to gather evidence, and then it's the police's job to encounter the accused or confront the accused with that evidence, and then charge them only if they are ready to take them to trial. At the same time, or around the same time, Bombay में terror attacks हुए थे. We also had a similar debate in Parliament.
when the UAPA was brought in and the police was given 6 months to detain accused without charge. The UPA government was in power, and the then law minister said in the debate that I'm gifting you this. No other country in the world gives their police authorities 6 months without charge. This is a gift from us. And that gift continues and continues. I also want to point out that all the major trials, the major terror trials in our country, including Qasab's, actually didn't happen under the UAPA. Qasab was tried under the IPC and the CRPC. Rajiv Gandhi's assassins were later also, the court said that there's nothing to prove that there was terrorism. Try them under the IPC, try them for murder, but not terrorism. Indira Gandhi's assassin, one was killed on the spot, the other was tried under the IPC. So, इस गिफ्ट का पर्पस क्या है? आपने जो गिफ्ट दिया पुलिस अथॉरिटीज को कि 6 महीने रख लो. What purpose does it serve? Because some of the fastest, most efficient trials have happened under the IPC and the CRPC. But what it does is, A, it strips the accused of all procedural safeguards. आपको FIR नहीं देंगे, आपको चार्जशीट नहीं देंगे, अब तो कोर्ट कह रहा है कि आपको अरेस्ट मेमो भी नहीं देंगे, आप रहिए 6 महीना, आपको बेल नहीं देंगे. इसके अलावा क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई UAPA में ट्राई किया जाए या कोई IPC CRPC के सेफगार्ड्स के साथ ट्राई किया जाए? मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. Again, other than the fact that you are able to label certain offenses as terrorism and certain others as plain offenses, that is a very political act. We were talking about Palestine. In international humanitarian law, the legal definition is war crimes, crimes that take place when an armed conflict is on. And it describes what is a war crime. It's very clear about that. Terrorism, on the other hand, does not have a consistent legal definition in international law. There is no definition. So the legal definition is war crimes. The political definition is terrorism. Only because you're wanting to label certain kinds of violence as worse than other kinds of violence. And that is what we do internally as well. वरना hate speech में या hate crime में, lynching में, और आप जिसको terrorism कहते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? One last thing. On the one hand, procedural safeguards हटा दिए गए under the UAPA, but now the substantive definition of terrorism, it was always overbroad, it was always vague. Now it's bordering on the ridiculous. Now they say that to set a narrative is terrorism. To mobilize is terrorism. To criticize is terrorism. But as political actors, as lawyers, as journalists and activists, that is what we are trained to do. We are trained to insert new narratives. And as academics, we are trained to be critical. We are trained to set a new narrative. But now apparently that itself is terrorism. And that, I think, is the dissonance again between our criminal law and the constitutional law. Constitutional law Article 21 की बात करता है, Article 22 की बात करता है. Criminal law उसके बरक्स बिल्कुल ही दूसरे conceptualizations कर रहा है. बहुत शुक्रिया. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.